तो देखिए आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे रेरा पर। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये एक कानून है जिसे भारतीय संसद ने पास किया है और रेरा का मकसद है रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना। 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने रेरा बिल को पास किया था। इसके बाद 15 मार्च 2016 को लोकसभा ने भी इसे पास किया, जिसके बाद 1 मई 2016 को इसे लागू भी कर दिया गया। तो वहीं रेरा के लागू होने से बिल्डर की लापरवाही को रोकने में काफी मदद मिलेगी, जिससे होम बायर्स के हितों की सुरक्षा भी की जा सकेगी। आवंटियों के हितों की रक्षा और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी के मामलों को घटाना भी रेरा की ही जिम्मेदारी होती है। पूरे भारत में मानकीकरण को लागू करना और उसमें पारदर्शिता लाना भी रेरा की एक बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। इसके साथ ही घर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सही जानकारी का प्रसार भी रेरा के जरिए बिल्डरों को करना होता है। तो वहीं बिल्डर और निवेशकों दोनों पर अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को डालना भी रेरा का एक बड़ा काम होता है और रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ इस तरह निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाना भी रेरा की बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। तो इसी बीच आर्थिक और सामाजिक विश्लेषक धीरेन तिवारी ने क्या कुछ रेरा पर जानकारी साझा की है, पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक रेरा के गठन का सवाल है, रेरा का गठन मूल रूप से सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये जो बड़े बिल्डर या छोटे बिल्डरों की जो मनमानी और अनियंत्रित तरीके से अवैध कॉलोनियों का निर्माण और जनता के साथ ठगी का जो कारोबार इस प्रदेश में चल रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया गया। बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता थी कि जनता के द्वारा लिए गए पैसे से उसको उचित समय पर प्लाट, उचित समय पर फ्लैट का निष्पादन करा करके दिया जा सके, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। रेरा के आने के बाद देश में, पूरे देश में अगर आप देखिए तो जनता का पैसा बिल्डर ले गए, रेरा ने उनके प्रोजेक्ट्स को सील कर दिया। जनता के पैसे की सुनवाई कहीं नहीं है। जनता वहीं है, वो पैसा दे करके बिलबिलाई घूम रही है कि हमारा पैसा, हमारी यूनिट, हमारा प्लॉट, लेकिन पा नहीं रही। रेरा का गठन करते समय शासन की जो भी नीतियां रहीं, अधिकारियों ने उसको भ्रष्टाचार के अड्डे में बदल दिया। हम पहले उसको सील करते हैं, फिर उनसे जुर्माना वसूलते हैं, जुर्माने के अलावा अंडर टेबल पैसा भी वसूलते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं। बिल्डर जेल में बंद हो जाता है, जनता पैसा देकर सड़क पर घूम रही, न तो उसको यूनिट मिल रहा और न अस्थायी रूप से इसका निदान नहीं हो पाया रेरा के आने के बाद भी। तो आपने सुना कि भले ही रेरा को 2016 में लागू कर दिया गया था, लेकिन साल 2023 है और अभी तक जो आर्थिक और सामाजिक विश्लेषक को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जनता है वो आज भी परेशान है बिल्डर्स की मनमानी की वजह से, क्योंकि बिल्डर जो प्लॉट है वो दिखाते तो कुछ और है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो दे कुछ और देते हैं। तो देखिए वाकई में अगर साल 2016 में रेरा का कानून बन गया है तो साल 2023 तक लोगों को रेरा के बारे में जानकारी क्यों नहीं है, और वाकई में अगर लोगों को रेरा के बारे में जानकारी होती है तो लोगों की परेशानियां किस तरीके से हल हो जाएंगी। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का जो पैनलिस्ट है वो जुड़ चुका है और उन सभी से पहले मैं आपका परिचय करा दूं। देखिए भाजपा की तरफ से विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो विवेक शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ प्राइम टीवी पर मौजूद है, जो कि समाज सेवी है। तो वहीं आरबीएल बिल्डर्स यानी कि अगर हम आपको बताएं तो जो विनय सिंह है वो भी इस वक्त जो रेरा है उस पर अपना पक्ष रखेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सीधे हम आरबीएल बिल्डर्स के जो संस्थापक है विनय सिंह जी से। देखिए विनय जी, रेरा को लेकर के लोगों के मन में तमाम कंफ्यूजन है और जब भी रेरा को हम बिल्डर से जोड़ते हैं तो लोग यही कहते हैं कि लोगों की जो बिल्डर है उसमें उनमें डर है कि अगर रेरा आ गया है तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में बतौर बिल्डर आप रेरा कानून को किस तरीके से देखते हैं? जो भी चीज है कि जो पब्लिक होती है क्लियर होना चाहिए कि हम कितने दिन में दे पाएंगे प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर, और कब तक मैं कर पाऊंगा सारी चीजें।
सारी चीजें खुली रहना चाहिए। क्या करते हैं कि लोग बताते कुछ और है, रेरा होने के बाद भी लोग 70 साल तक नहीं दे पाते प्रोजेक्ट। जो भी पैसा वो देते हैं उनको हासिल नहीं हो पाती है। मुस्कान जी आवाज नहीं आ रही है विनय जी की। ठीक है, मैं अपनी टीम से पहले बोलूंगी कि विनय जी की आवाज को थोड़ा ठीक करें, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं एक बार लगातार हमारे साथ समाज सेवी विवेक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक जी, 2016 में जो रेरा पर कानून है वो बन चुका है, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी रेरा के बारे में जानने के लिए, तो ज्यादातर लोगों को रेरा के बारे में पता ही नहीं था कि आखिर ये रेरा है क्या। ऐसे में रेरा के प्रति जागरूकता किस तरीके से बढ़ाई जानी चाहिए विवेक जी? देखिए मुस्कान जी, बहुत अच्छा ये आपने चर्चा का विषय रखा है कि आवंटी जो परेशान हो रहे हैं, जो बार बार चक्कर काटते हैं विकास प्राधिकरणों के, उससे रेरा के बहाने हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें सहूलियत मिलेंगी। लेकिन यहाँ दिक्कत यही है कि ढाक के तीन पात हो रहे हैं कि जिस तरीके से विकास प्राधिकरणों में लोग चक्कर लगा रहे थे, जो आवंटी चक्कर लगा रहे थे, वो अब यहाँ पर भी चक्कर लगा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है प्राधिकरण से जो रिटायर्ड हुए थे, जो भी अफसर रिटायर हुए, जो भी कर्मी रिटायर हुए विकास प्राधिकरणों से, उनको रेरा प्राधिकरण में ले लिया गया था। तो जो लोग वो लोग जो वहां पर कर रहे थे, इन लोगों को दौड़ा रहे थे, वैसे ही अब यहाँ पर रेरा में भी दौड़ भाग चालू हो गई है। जिसके कारण आप देखिए कि ये आदेश तो कर देते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं करवा पाते। आप प्राइवेट बिल्डर से तो करवा लेते हैं, प्राइवेट बिल्डर के ऊपर आप लोग लगाम लगा देते हैं, थोड़ी बहुत लगाम लगा देते हैं, और वो भी प्राइवेट बिल्डर, ऐसे प्राइवेट बिल्डर जो रसूखदार नहीं है, थोड़े बहुत जो निचले स्तर के हैं, उनके ऊपर तो आप अपना पूरा का पूरा ज्ञान आप उसमें उड़ेल देते हैं और लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन जो बड़े बिल्डर बैठे हुए उनके ऊपर हाथ डालने की जहमत तक नहीं उठाते। दूसरी चीज, आप प्राधिकरण के अंदर जो रिटायर्ड पर्सन आए हुए हैं, जो रिटायर यहाँ पर कर्मचारी और अफसर और इसके अध्यक्ष वगैरह हैं, अगर ये जब तक चेंज नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर आवंटियों को कोई सहूलियत मिलने वाली नहीं है। आप समझिए कि 2009 का हमने एक फ्लैट बुक कराया था सृष्टि अपार्टमेंट में, और 2019 में मैं सबसे पहला एक ऐसा पर्सन हूं जो कि मैंने रेरा की शरण में गया और रेरा में अपना केस डाला था, जिसमें आदेश भी हो गया। और उसका आदेश का अनुपालन के लिए मुझे कितने चक्कर लगाने पड़े, या तो मैं जानता हूं या रेरा के अधिकारी जानते हैं। उसके बाद लोगों को आज भी मैंने तो दौड़ भाग करके अपना मेरे लिए टुकड़ों में पैसा वापस मिला, लेकिन जो लोग वहां पर भटक रहे हैं, जो कि आदेश हो गए हैं, आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा, ना ही करवाने के लिए सक्षम है, तो ऐसे अधिकारी की जरूरत ही नहीं है। आप केवल अच्छा दिखाते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, तो क्यों नहीं अच्छा करना चाहते? आवंटी क्यों भटक रहा है? आज भी आप समझिए कि लोग शरण में चले जाते हैं, इनके आदेश के बावजूद भी लोगों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, ट्रिब्यूनल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विनय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए लोगों को रेरा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अभी भी न्यायालय पहुंच जाते हैं, पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, रेरा पहुंचने की बजाय। इसका सीधा जवाब एक बार विवेक जी से ले लेते हैं। देखिए नहीं, आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा मुस्कान जी, ये कारण नहीं है। रेरा से आदेश होने के बाद उसका अनुपालन जब ये लोग नहीं करवा पाते हैं, तो लोग हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो आपके मुताबिक कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, रेरा जो आदेश तो पारित कर देती है, लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं किया जाता, और लोगों को रेरा के बारे में जानकारी नहीं है। ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। विवेक जी देखिए, आपकी तो सरकार है और आप तमाम तरीके की योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने का भी काम करते हैं। ऐसे में साल 2016 का जो रेरा है वो आज तक आखिर लोगों को क्यों नहीं पता है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये रहेगा, देखिए विवेक जी ने कहा कि जो रेरा में अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने में फेल क्यों हो रही है आपकी सरकार? देखिए मुस्कान जी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, विषय बड़ा गंभीर आपने लिया है, और ये आम जनमानस को पीड़ा देने वाला विषय है। सरकार की तरफ से प्रमुखतः 3 एजेंसियां हैं जो अवैध निर्माण पे लगाम लगा सकती है। पहला विकास प्राधिकरण, दूसरा रेरा,
और कुछ एरिया में एक संस्था है लीडा लखनऊ में, अन्य जगहों पे शहर के नाम से जोड़ करके इस संस्था का निर्माण है, जैसे लखनऊ में लीडा है, गोरखपुर में गीडा है, इस तरह से। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये रेरा हुआ, ये तो अधिकारियों की आरामगाह बन के रह गया है। रिटायर्ड अधिकारी वहां आराम फरमाने जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और लीडा का लखनऊ की तो हाल ये है कि भगवान परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था, मुदो वहां कतो कुछ नहीं। लीडा के और एलडीए के और खासकर रेरा के अधिकारियों ने इसको सूत्र वाक्य मान लिया है कि आंख मूंद लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। स्थिति है कि हम लोगों के तमाम पत्र लिखने के बाद कुछ अवैध निर्माणों पर एलडीए के द्वारा तो कार्रवाई हुई, लेकिन लीडा एक संस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी है लखनऊ में, इसके अधिकारी राजू कुमार है। उनसे जब बात करिए तो रोते हैं कि साहब हमें प्रवर्तन दल हमारे पास नहीं है, पुलिस हमें नहीं मिल रही, फोर्स नहीं मिल रही, हम कैसे कार्रवाई करें। ये अवैध निर्माणों पे केवल नोटिस चस्पा करने तक अपनी जिम्मेदारी समझ के शुरू कर लेते हैं। लेकिन देखिए विवेक जी, सवाल तो जस का तस बना हुआ है ना कि अगर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा। विवेक जी, अरे आप बात सुना करिए ना। मैंने कहा मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, विषय सुन लीजिए पहले, बताइए। और इनकी नोटिस का हाल ये होता है कि अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के मुंशी उसको आधे घंटे बाद फाड़ के नोच के फेंक देते हैं। ये लीडा की और इन संस्थाओं की नोटिसों का हाल है। अब जो आपने प्रश्न किया कि इस पर कार्रवाई, कहीं ना कहीं इसमें जो ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार की पोषक है। उत्तर प्रदेश सरकार की तो मंशा साफ है, हम अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे, निवेशकों का धन सुरक्षित रहे। सारी इच्छाओं के बाद भी इन संस्थाओं में बैठे जो भ्रष्टाचार के पोषक जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये शासन की मंशा को धता बताने में बाज नहीं आती। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता तो मैं इन संस्थाओं को डिफेंड कर सकता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। मैं जान रहा हूं कि इनके अंदर भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि सरकार के तमाम नियम नियमावली इनके टेबल तक जाते जाते दर्द बोल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विवेक जी, ये अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि इन सभी जो विभाग है यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी लिप्त है। यही वजह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है विवेक जी, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब मैं सीधा रुख करती हूँ एक बार विनय सिंह जी का। विनय जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए विनय जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। देखिए विवेक शर्मा जी, अभी आप लगातार विवेक श्रीवास्तव जी की बात सुन रहे थे। उनके पास तो यूपी की सत्ता है, यूपी का अगर वो चाहे तो कोई भी कानून बदल सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब वो एक टेलीविजन पे बैठकर ये बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी है इन सभी विभागों में, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। जब उनके राज में वो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो सोचिए कि आम जनता को कितने चक्कर लगाने पड़ते होंगे। मुस्कान जी, सबसे पहले तो विवेक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय तल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम आम जनता का की तरह से इस तरीके आपके सामने बैठे और कबूल किया कि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं विवेक जी। 2016-17 में 2009 की योजना है सृष्टि अपार्टमेंट, जहां पर 2016-17 में अभियंताओं ने और अधिकारियों ने एक 50 लाख रुपए के नाला निर्माण किया, जिसमें कहीं से भी कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं करवाई गई। और जब इस मुद्दे को मैंने आज 15 दिन पहले पूर्व उठाया था, तो अभी तक एलडीए बीसी या एलडीए सचिव कहीं पर भी ये स्टैंड नहीं कर रहे हैं कि उसकी वो जांच कराएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इसके हम जल निकासी का प्रबंध कर देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं करा था? ये एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण और आपको बता रहा हूं। ये यहाँ पर जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर जे में एक खेल का मैदान यहाँ पर आवंटित किया गया था, और उसकी इन लोगों ने मिट्टी निकालकर बेचकर खा ली। आज केवल वहां पर वो तालाब के रूप में वहां पर स्थित है,
और जब इनसे कहा जा रहा है कि इसकी जानकारी करिए, इसके विषय में पता करिए, तो ना तो विकास प्राधिकरण के बीसी कोई जवाब दे पा रहे हैं, ना सचिव दे पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी ये डाला हुआ है, वहां से भी आख्या अभी तक रुकी पड़ी है। तो ये भ्रष्टाचार इतना अंदर तक व्यवस्थ हो गया है कि यहाँ के कर्मी हो, चाहे आपके अधिकारी हो या फिर यहाँ के अभियंता हो, ये सबके सब ऐसा महाभ्रष्ट ये फैला रखे हैं। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से इस बात को उठाता रहता हूं, जब तक कि ये विकास प्राधिकरणों में एक तरीके से इसकी फिटनेस नहीं होगी और ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जब तक ये नहीं हटाए जाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए और ये इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि विभाग उन्हीं का है और ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो अब आप सोचिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो आईएएस अधिकारी बैठे हैं जो कि प्रमोटी आईएएस हैं, जिनको पहले से यहाँ चलाने का मतलब वो एक यहाँ के नगर आयुक्त भी रहे हैं, उनको सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी है। लेकिन केवल एक उसको रोज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि वहां पर उनको नेस्तनाबूद कर दिया और इस पर सील कर दिया। सील करने की तो आती है खबर, लेकिन सील कब खुल जाती है इसकी खबर कोई देता नहीं है, इसका कभी कोई जानकारी नहीं देता। वो मकान जो सील किया जाता है, जो अधबना मकान होता है, उसको ये लोग सील कर देते हैं और वो अंदर ही अंदर बन जाता है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में और खुल जाता है। तो उसकी कैसे सील ये करते हैं, किस आधार पर इस सील को खोली जाती है, वो क्यों नहीं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को प्रसारित करते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी विवेक श्रीवास्तव जी से मैं ले लूंगी, लेकिन एक बार मैं सीधा रुख करती हूँ विनय सिंह जी का। ठीक है जी, ठीक है, मैं 1 मिनट में आपके पास आती हूँ। पहले मैं एक कमेंट थोड़ा सा ले लूं। देखिए विवेक जी भी विनय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए विनय सिंह जी, अभी लगातार मैं यही जिक्र कर रही थी कि पेपर में कटिंग आती है कि किस तरीके से जो रेरा है उस भ्रष्ट अधिकारी उसमें संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान हो रही है। बतौर बिल्डर जब भी रेरा का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर आ जाता है कि अरे अब तो बिल्डर्स पर गाज गिर जाएगी, अब जो बिल्डर भ्रष्ट थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वाकई में रेरा के लागू होने से, आप एक बिल्डर है, इस कानून को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इस कानून के लागू होने से बिल्डरों में डर पैदा हो गया है? एक्चुअली डर तो रहती है कि अगर हम इस पे नहीं चलेंगे तो हम कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो जनता भी, जो कस्टमर भी होते हैं वो भी पूछते हैं कि आपका रेरा है या नहीं है, जिला पंचायत है या नहीं। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तब जनता भी आप पे विश्वास करेगी, जो भी कस्टमर रहेंगे, हाँ, विश्वास करते, भरोसा करते हैं और ज्यादा उनको समझाना भी नहीं पड़ता है, तो फाइनल कर देते हैं बाकी। और बाकी ये रहता है कि धरातल पे क्या होता है। जैसे बड़े बड़े बिल्डर रहते हैं, करते तो हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं। जो जैसे 5 साल में मुझे पूरा करना है, उसको खींच ले जाते 10 साल 15 साल। तो आज की डेट पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कस्टमर है आज की डेट में, उनको भी ना उनको मकान मिल पाया, ना उनको जमीन मिल पाई और बिल्डर जेल में चले गए हैं। जनता तो फंस गया, भाई बिल्डर तो जेल में चला गया तो उस पैसे का कौन देगा? भाई एक गरीब आदमी है, खेत बेचते हैं, अपना कहीं से एफडी तोड़ाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी न किसी तरीके से सोचता है कि मेरा शहर में एक मकान है छोटा सा। यानी कि विनय जी आपने सही कहा कि लोग अपने सपनों का आशियाना यानी कि घर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे में लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि जब हम क्या घर बनवाते हैं तो वो घर भी रेरा के ही अंतर्गत आता है। ये कौन कौन सी बिल्डिंग्स है जो रेरा के अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे फ्लैट आते हैं, आप जो प्लॉटिंग करते हैं, टाउनशिप बनाते हैं, ये भी रेरा में आते हैं। चुटिया से ज्यादा बात में चलो ये लगा हुआ, अब रेरा अनिवार्य हो गया। लेकिन ये है कि रेरा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, रेरा में क्या क्या चीजें आती है, कितनी टाइमिंग होती है, ये चीजें नहीं पता रहती बहुत से लोगों को। तो वही सारी चीजें हैं कि जो अधिकारी हमारे हैं पूरी चीजें उनको खुल के बताएं, क्या क्या कैसे क्या नियम है, क्या कानून है, उसी के दायरे पे बिल्डर अपना काम करे, ये चीज है। तो बहुत ऐसे बिल्डर इनको आज तक भी पता नहीं है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक बार इसका जवाब विवेक श्रीवास्तव जी से लेते हैं। देखिए विवेक जी, बस ये मान लेना कि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो भ्रष्ट है, ये महज नहीं है। इससे जनता को ना उनके पैसे वापस मिलेंगे और ना उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए मुस्कान जी, कार्रवाई का विषय तब आता है जब सरकार के स्तर तक ये विषय आए। अभी आपने शायद एक केस विवेक शर्मा जी है उनके मुंह से सुना होगा। और आप जब मान रहे हैं, देखिए विवेक जी, आप जब मान रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट में भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो फिर आप केस पहुंचने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो अभी आपने खुद कबूल किया कि हाँ आप मानते हैं भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो जब आप मान रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो उसके बाद आपको आखिर किस चीज का इंतजार है? देखिए, या तो मुझे आप मेरी बात रखने का मौका दें। नहीं, बिल्कुल आप बात रखिए, बिल्कुल रखिए। आपको बुलाइए, क्या बात रखिए अपनी, बताइए। मैं आप बोलने नहीं दे रही हैं। मैं जिस गंभीरता से इस विषय पे कहना चाहता हूँ, आप मुझे गंभीरता से कहने नहीं दे रही हैं। बताइए। देखिए, जब सरकार तक विषय आए, सरकार कार्रवाई करे। होता क्या है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करने वाले भी वही भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। और एक बहुत बड़ी मोटी बात है कि घूस लेने वाले घूस देके छूट जाते हैं। जब विषय सरकार के स्तर पे आ जाएगा तो सरकार की वजह से तो नहीं बचने वाले, लेकिन उसके नीचे के लोग इसको दफा दफा कर देते हैं। अभी मैं आपको हजरतगंज का उदाहरण बता रहा हूँ। साउथ सिनेमा के पास का अवैध अतिक्रमण का मामला है। मेरे पत्र पे कार्रवाई होने के लिए डेट पे डेट लग रही है। मैं उसमें नगर आयुक्त से भी बात किया, जोनल से भी बात किया, लेकिन हर महीने सब डेट लगा देते हैं। अवैध अतिक्रमण को गिराने की नगर निगम की इच्छा शक्ति का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर तमाम गाँवों में खेल मैदान नापे गए हैं। आप खेल मैदानों का सर्वे करा लीजिए, कहीं पे कोई अवैध बलात्कारी तोड़ देता है, बड़े का उससे बड़ा तोड़ देता है। बहुत क्रिमिनल मैटर जो सरकार के स्तर तक जा पाते उस पर कार्रवाई हो पाती है। किसी की इच्छा शक्ति अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की नहीं रह गई है। अधिकारियों की जहाँ तक मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरह से इंडियन ब्यूरोक्रेसी आयरन स्ट्रक्चर है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सरकार के स्तर पर जब जाकर के कोई एक आध मामले पहुंच पाते उस पर कार्रवाई हो पाती, से पाटीदार बर्खास्त हो गए। ये कितने दिन बाद हो पाया? सरकार के स्तर से हो पाया। ठीक है। इसके नीचे उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तो कितने मामले वहां तक जा पाते हैं, कितनों पे कार्रवाई हो पाती है? या आप एंकर हैं, पत्रकारिता का आप बहुत बेहतर समझ रही हैं। जो स्थिति है ये कोई आज की रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर की नहीं है, ये लगातार चली आ रही है। हमारी आपकी जिम्मेदारी कि ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे करप्शन के प्रति आवाज उठाएं। मुझे आपके चैनल पे कहने में कोई गुरेज नहीं कि रेरा जो है अधिकारियों का आरामगाह बन गया है। लीडा भ्रष्टाचार का अड्डा है। पूरे लखनऊ में जो लीडा के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, कोई ना टाउन प्लानिंग है, ना कोई नक्शा है, ना कुछ है। पूरी पूरी टाउनशिप बन रही है और लीडा के अधिकारी अपने एसी कमरे में आंख मूंदे पड़े घूस खा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, मैं वापस आऊंगी। विवेक शर्मा जी, अभी आप शायद एक केस का शायद जिक्र कर रहे थे कि उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक के पास जाकर के गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उस मामले पर कोई शायद एक्शन नहीं लिया गया। एक बार जरा उस केस को विवेक जी से बताइए और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर क्या कार्रवाई की गई। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक ये हम लोग निवेदन करते रहे हैं, गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई भी लगाम नहीं लग रही। 2016-17 का जो ये नाला है, अगर ये नाले के प्रकरण की अगर जांच ढंग से हो जाए तो ये बनाया क्यों गया था, किस आधार पर ये बनाया गया था? क्योंकि इसमें कहीं से भी किसी भी अपार्टमेंटों का पानी तक जाने के लिए जगह नहीं वहां पर बनाई गई है। तो ये 50 लाख का नाला वहां पर कर क्या रहा था? ये तो आज हम ग्रीन बेल्ट में जब हमने इसको देखा है तो अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम इसकी निकासी बनवा देंगे। निकासी के लिए आगे इसको और 500 मीटर के नाले को इन्होंने जब उसमें भ्रष्टाचार कर लिया। यहाँ पर जो खेल का मैदान बनाया गया था कि जो सोसाइटी के लोग जिस खेल मैदान को यूज करेंगे
उसको इन्होंने आज तालाब का रूप दे दिया है, उसकी मिट्टी निकाल कर खा गए हैं, तो इन अधिकारी के ऊपर कब जांच होगी? बिल्कुल। अभी देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, अब ये तो सवाल मेरा नहीं है क्योंकि खुद ही सर कह रहे हैं बार बार कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी लापरवाही जारी है। और अभी आप ये जिक्र कर रहे थे कि जब भी कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी का नाम सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर लगातार 2016 के बाद से आपके पास एक लिस्ट भेजी जा रही है तो फिर जो सजा है या अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि अब तो वो केस का भी जिक्र कर रहे हैं, केस के बारे में भी बता रहे हैं। बताइए। आप मुझे सुनना चाहती हैं? बिल्कुल विवेक जी, लेकिन अब आपको मेरे सवाल पूछने से ही शायद गुस्सा आ रही है। सवाल ही मैंने किया ना आपसे विवेक जी। आप मुझे गुस्सा नहीं आ रही है। आप मुझे जवाब देने का समय तो दीजिए। बिल्कुल, अब तो मैंने आपसे सवाल किया, अब आप मुझसे मेरा सवाल पूछने का हक नहीं छीन सकते विवेक जी। अब आप जवाब दीजिए। आप फिर निगेटिव बात करें। मैंने कहाँ आपको सवाल पूछने से मना किया? मैंने बार बार कहा कि सारे विषय मुख्यमंत्री के निर्देश की जांचें होती है, लेकिन उन जांचों को करने वाले ही भ्रष्टाचारियों से बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं। प्रारूप स्वरूप सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता, नीचे ही लेने के निपट जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि नगर आयुक्त लखनऊ से मेरी बात हुई, हजरतगंज का मामला है, साउथ सिनेमा के पास का अवैध अतिक्रमण का मामला है। उस पर जब लखनऊ नगर निगम अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं रखता तो मैं और कहीं की क्या बात करूं? हजरतगंज की बात बता रहा हूँ, साउथ सिनेमा के पास की बात बता रहा हूँ। अवैध अतिक्रमण का विषय है, मेरा पत्र है, डेट पे डेट लगा रहे हैं दोनों नगर आयुक्त, और ये कहते साल जा रहे साल अगले महीने अवैध अतिक्रमण हटाएंगे, अगले महीने हटाएंगे। ये नगर आयुक्त लखनऊ का रवैया है अवैध अतिक्रमण पे। ये अब आप खुद समझ लीजिए कि और किसी जिले का और किसी कोने का हाल क्या होगा जब लखनऊ नगर निगम का शासन प्रशासन के नाक के नीचे हजरतगंज का विधानसभा से मुश्किल से बता रहा हूँ। बिल्कुल विवेक जी, देखिए आपकी एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो अधिकारियों को अपने स्तर पे भी काम करना होगा, क्योंकि जो सरकार के मंत्री है वो हर एक जगह पर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी सरकार ने अधिकारी तैनात किए हैं और उन अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं विनय सिंह जी का एक आखिरी कमेंट दूंगी। देखिए विनय सिंह जी, भ्रष्ट अधिकारियों की बात की जा रही है। देखिए भ्रष्ट अधिकारी जो है वो जो जनता है उनको तो परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बतौर बिल्डर आप इन सारी परेशानियों को झेलते हैं जब भी आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो देखिए क्या है, ये सब तो बताते हैं सब भ्रष्ट है, कुछ अपने अंदर भी देखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे प्रशासन जो भी है, जो खराब काम कर रहे थे, जो फ्रॉड कर रहे थे, उनकी कार्रवाई हो रही है। आपने देखा ही होगा, न्यूज चैनल पर चली रहे आजकल, तो मौके पे बताते थे कुछ और करते थे कुछ। तो आपने देखा होगा कि कितनी भी जो बिल्डर थे जो प्लॉटिंग कर रहे थे कुछ बंद किया गया, कोई निर्माण नहीं सही कह रहे थे, उन पे कार्रवाई हुई। बाकी हमारे साथ गवर्नमेंट वही चल रही है, सही रास्ते पे अच्छा काम करेगा, सही रास्ता रहेगा, जनता को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए रेरा से राहत आखिर कितनी जनता को मिली है, कितनी नहीं, ये तो लगातार हमारी टीम आंकड़े निकाल रही है और जितने डेटा हमारे पास अवेलेबल हो पाए हैं उनके मुताबिक 50,000 ऐसे केसेस थे जो 2016 के बाद से रेरा में दर्ज किए गए थे, जिनमें 40,000 केसों को सॉल्व भी किया जा चुका है। लेकिन जो बचे केसेस है उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा कि लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो रेरा की गद्दी को संभाले हुए हैं। तो ऐसे में जो जनता है वो भटकने को मजबूर है और जो बिल्डर्स है कहीं ना कहीं वो भी परेशान है रेरा के भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि देश में कोई कानून लागू हो जाता है, प्रदेश में वो कानून तक लागू हो जाता है, लेकिन जब धरातल पर हमारी टीम ये जानने के लिए पहुंचती है कि रेरा क्या है तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर ये रेरा क्या है, रेरा किस फील्ड के लिए काम करता है, किस तरीके से उनके अधिकारियों की रक्षा करता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर रेरा क्या है और लोग रेरा को जान सके, इसके लिए तमाम तरीके के अभियानों को भी चलाने की सख्त जरूरत है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।